गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की या कैसे डिसाइड करें अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है और लास्ट में मैं आपको एक सैंपल भी दूंगी कि कैसा पोर्टफोलियो हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, लेकिन ये भी याद रखना कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। स्टेप नंबर 1, अपनी इनकम यानी टोटल जितनी भी आपकी कमाई हो रही है फैमिली की और खर्चे यानी एक्सपेंसेस को एसेस करो। देखो कि आपका कितना टोटल घर का इनकम आ रहा है, महीने का कितना खर्चा हो रहा है, और उसको ना ऑप्टिमाइज भी करो। मतलब खर्चे को अगर आप कम कर सकते हो तो वो चीज भी करनी है। अब एक रूल है 50-30-20 रूल। मतलब आपकी जो इनकम है, मान लो आपकी इनकम है 20,000 रुपए, तो उसमें से 50% यानी 10,000 रुपए आपकी जरूरतों पे जाना चाहिए, जैसे कि रेंट, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें। 30% आपकी इच्छाओं पे जाना चाहिए, जो हो सकता है कोई फैंसी फोन, कोई वॉच या कहीं घूमने जाना, ये सब चीजें। और फिर जो बचा हुआ 20% है यानी 20,000 में से 4,000, वो आपका डेफिनेटली हर महीने इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं वो डिपेंड करेगा आपकी करंट इनकम लेवल्स पे और आपकी नीड्स पे कितने खर्चे हो रहे हैं। देखो, वांट्स को हो सकता है आपको थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ जाए, लेकिन नीड्स कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। लेकिन अगर आपके पास बहुत ही कंफर्टेबल इनकम है, लाइक 80,000, 1 लाख, तो आपको सिर्फ 20% तक लिमिटेड रहने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप उसको 30% तक भी लेके जाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है मैनेज करना, तो भी कम से कम 10% तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। मतलब पहले ही 10% तो निकाल लो अपनी सैलरी में से, चाहे कितनी भी इनकम हो। ये मान लो कि आपकी इनकम कम से कम अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर पाओगे ना। अब एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए मैंने बजट पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चेक कर सकते हो। उसमें आपको एक फ्री ट्रैकर भी मिल जाएगा, उस ट्रैकर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना, फाउंडेशन बनाना। जैसे घर बनाते हैं ना, पहले नींव रखते हैं, तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट की नींव को स्ट्रॉन्ग करना है, सिक्योरिटी बनानी है, अपने इंश्योरेंस लेने हैं। तो इंश्योरेंस किस चीज का? लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो बहुत ही जरूरी इंश्योरेंस होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज करना है, इस पे ये और ये दोनों ही वीडियोस बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी एक पॉलिसी सिलेक्ट करने में। लेकिन किसके लिए लेना है? देखो, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही है, और जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इलाज के चक्कर में आपकी सारी सेविंग्स या बाकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाए। इसीलिए तो हम ये नींव खड़ी कर रहे हैं ना कि आप थोड़े इन्वेस्टमेंट में एटलीस्ट सिक्योरिटी बना लो। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस जो लोग घर पे कमाई ला रहे हैं, जो लोग अर्निंग मेंबर्स है ना, उनके लिए जरूरी होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में आइडियली आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हो और चूज कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट प्लान क्या रहेगा। देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एक कंटिजेंसी फंड बनाना। तो ये भी एक तरीके से आपकी नींव का ही काम करेगा, क्योंकि आपने हॉस्पिटल या ऐसी अनसर्टेनिटी के लिए तो तैयारी कर ली, लेकिन कुछ और चीजें भी हो जाती है, जैसे कि जॉब का पता नहीं है, कोई सडन और खर्चे आ गए जो आपने सोचे नहीं थे, कहीं आपको किसी को कुछ देना पड़ गया, किसी और को जरूरत पड़ गई आपसे जिसको आप हेल्प करना ही चाहते हो, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हो खास करके ना, तो आपको पता ही बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, हर महीना सेम नहीं होता है। तो उस चीज के लिए तैयारी। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो कम से कम 6 महीने का, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 6 महीने यानी 6 महीने के खर्चे के बराबर। तो अगर आपका महीने का खर्चा है मान लो 16,000 रुपए, तो 6 महीने के लिए आपको 96,000 का आपके पास इंतजाम होना ही चाहिए। ये जो इंतजाम है ना, ये आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करोगे, मतलब कहीं ऐसी जगह पे नहीं लगाओगे जहां पैसा अटक सकता है। मतलब आपको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, कोई एक लॉक इन पीरियड है, या फिर जहां मार्केट रिस्क है, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि पैसा कितना बचेगा। ये आपको सेफ जगह पे लगाना है जहां से आप कभी भी निकाल सकते हो। जैसे कि आप कुछ अमाउंट कैश में रख सकते हो, ज्यादातर बैंक में रख के कुछ अमाउंट की एफडी भी कर सकते हो। इस तरीके के ऑप्शंस में आप सोच सकते हो अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का। अब जब आपका अच्छे से इंश्योरेंस हो गया, इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो गया, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको
एक प्लान बनाना है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपको देखो सिर्फ सोचना नहीं है ऐसे करेंगे, राइट इट डाउन, ठीक है। आपको बेस्ड ऑन योर गोल्स, योर एज, मतलब अगर आप यंग हो 20-30 साल के हो तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप 50 साल के हो, रिटायरमेंट के आसपास हो, तो आपको अपने पैसे के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए आइडियली, क्योंकि अर्निंग ईयर्स कम हो रहे हैं। उसके अलावा आप कितने टाइम तक पैसा इन्वेस्टेड रख सकते हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो उस पैसे पे, या फिर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रिटर्न वर्सेस रिस्क एक कॉन्फ्लिक्ट रहती ही है। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है। हम इस पे बात कर लेते हैं कि आप कैसे गोल सेट कर सकते हो, मतलब इन्वेस्टमेंट गोल क्या हो गया। तो आपका एक गोल हो सकता है, मान लो अभी आपके बच्चे छोटे हैं, उनकी कॉलेज एजुकेशन एक गोल हो सकता है कि आपको उसके लिए, पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है। दूसरा गोल मान लो अभी आपको 2 साल बाद गाड़ी लेनी है, वो एक अलग गोल हो सकता है। तो जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि एजुकेशन मैं कंसिडर करती हूँ एक नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो आपका नीड बेस्ड गोल हो गया। जहाँ आपको शायद गाड़ी की जरूरत ना हो, या शायद आपके पास सेकंड हैंड कार हो, तो आपको नई गाड़ी लेनी हो, उस केस में वो नई गाड़ी एक डिजायर हो गई, जो आपका स्टेटस सिंबल बनने वाली है। तो नीड और डिजायर किस टाइप का गोल है ना, इस पे डिपेंड करेगा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्योंकि आप नीड, जहाँ ज़रूरत है ना, वहाँ पे आपको मेक श्योर करना है आपका पैसा डूबे नहीं। लेकिन जहाँ आपकी इच्छा है तो वो 2 साल की जगह 3 साल 4 साल भी होगा, तो आपके लिए ओके होना चाहिए। उस केस में आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, जिससे हो सकता है आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल जाए। तो इस तरीके से आपको सोचना है। अब बहुत सारे गोल्स के लिए, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए, ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं मार्केट में, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन आपको जरूरी नहीं है वही प्लान्स ऑप्ट करो, आप खुद अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो। एक पर्टिकुलर जगह पे या 2-3 पर्टिकुलर जगह पे एक स्पेसिफिक गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें कोई स्पेसिफिक प्लान लेने की जरूरत नहीं है एज सच। इनफैक्ट समटाइम्स मेरे को लगता है ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है, जो अलग अलग नामों से प्लान्स होते हैं। आप अगर खुद अपने हिसाब से सोचकर प्लान करो तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। लेकिन कुछ फिक्स्ड रेट वाली इन्वेस्टमेंट्स होती है, जैसे कि पीपीएफ हो गई, वहाँ पे ऑब्वियसली वो थोड़ा ज़्यादा सेंस बनता है, आपको एक सेफ और एक एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है एक टाइम पीरियड के बाद। नेक्स्ट, अगर आप एक अर्निंग मेंबर हो और आपको टैक्स भरना पड़ता है, तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हो तो उसमें टैक्स प्लानिंग भी मेंशन करना। कैसे प्लान कर सकते हो आप अपने टैक्सेस, आप अपने टैक्स पे कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको ये भी डिसाइड करना हो सकता है कि आपको न्यू रेजिम के साथ जाना है या ओल्ड रेजिम के साथ, या फिर आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है। तो मैंने एक तो न्यू रेजिम वर्सेस ओल्ड रेजिम पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा जितने भी टैक्स सेविंग की ऑप्शंस होती है ना, एक तो एटीसी के अंडर जितने ऑप्शंस आते हैं, उसके अलावा एटीसी के अलावा जो ऑप्शंस है, इन पे वीडियोस अलग से बनाए हुए हैं, सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैं आपको हाईली अर्ज करूंगी, जब आप टैक्स प्लानिंग का सोच रहे हो तो ये सारे वीडियोस आप जरूर चेक करना। नेक्स्ट स्टेप, इनफैक्ट जरूरी नहीं है नेक्स्ट स्टेप हो, ये आप थोड़ा पहले भी कर सकते हो। अपने लोन्स को, डेट्स को, इन सब चीजों को मैनेज जरूर करना, इसको इग्नोर नहीं करना। इसके लिए भी आपके पास एक प्लान होना ही चाहिए। तो अगर आप किसी चीज की ईएमआई भर रहे हो, पहली चीज तो ये, आप उसको ना इन्वेस्टमेंट में काउंट मत करना, वो खर्चे हैं। दूसरी चीज, आपकी जितनी भी चीजों की ईएमआई है ना, 20-25% आपकी इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपके पास पैसा अवेलेबल है और आपको लग रहा है कि इस महीने आप ज्यादा पे करके उस चीज से जल्दी निकल सकते हो, वो चीज अलग है। लेकिन जब आप ईएमआई वाली स्कीम्स लेने जाते हो ना, तो ये ध्यान रखना, अगर आपकी टोटल इनकम 1 लाख रुपए है तो 20-25 हजार से ज्यादा का ईएमआई आपके पास टोटल नहीं होना चाहिए। और ईएमआई सिर्फ ईएमआई नहीं, अगर आपको कोई लोन भी भरना है, अगर आपने किसी से उधार भी लिया है वो आपको वापस करना है, ऐसे वाली चीजें भी है ना, तो सारे जितने भी कर्जे हैं वो एक साथ इंक्लूड करके 20-25 हजार महीना, मतलब आपका जितना भी सैलरी है उसका 20-25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का खास ख्याल रखना। मैं पर्सनली नहीं बिलीव करती हूँ कि आप कार का या पर्सनल लोन ऐसी चीजें लो, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत ही बड़ा खर्चा हो जाता है और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको लोन लेना है तो ये 3 लोन्स आप कंसिडर कर सकते हो, होम लोन और एजुकेशन लोन। इन दोनों ही लोन्स पे ना आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट भी मिल जाते हैं और साथ में आपको टैक्स सेविंग के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो ये दोनों लोन ओके है। उसके अलावा बिजनेस लोन, लेकिन वो थोड़ा मैनेज करके लेना, क्योंकि आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप अच्छी सी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू बिजनेस लोन ले सकते हो
बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड अगर आप प्रॉपरली रजिस्टर करवा के कंपनी को ले रहे हो ना, तो वो काफ़ी सेफ हो जाता है। अब अगर आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, एंड डायरेक्टली हमारी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, जो आपको करनी है डाइवर्सिफाई। आपको एक जगह पे सारा पैसा नहीं लगा देना। कुछ लोग होते हैं जिनको रियल एस्टेट का इतना शौक होता है कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होती है, वहीं कुछ लोग गोल्ड को लेकर क्रेजी होते हैं, या कुछ लोग अभी जो अवेयरनेस बढ़ने लगी है शेयर मार्केट को लेकर, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है, क्योंकि एक तो यार अलग अलग सालों में देखा गया है, कभी कोई इन्वेस्टमेंट बेटर परफॉर्म करती है, कभी कोई, एंड दूसरा इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता है। तो इंश्योरेंस और कंटिजेंसी फंड तो आप रख ही चुके हो। मैं मान लेती हूँ आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% इंश्योरेंस में डाल रहे हो, कंटिजेंसी फंड मान लो पूरा रेडी है। इसके बाद आप 2 तरीके की स्कीम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो होती है जो मार्केट लिंक्ड होती है, जैसे कि आपके जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें मार्केट रिस्क होता है लेकिन अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, वैसे शेयर मार्केट है। देन यूलिप और एनपीएस भी मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ऐसी सारी इन्वेस्टमेंट्स में आप अपना टोटल 40 to 50% तक इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप अभी बहुत यंग हो, 20s में हो, अर्ली 30s में हो। लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा एज के हो, उस केस में आप 15-20% तक इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा कुछ फिक्स्ड रेट वाले इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, आरबीआई बॉन्ड्स हो गए, एफडीज हो गए, जहाँ एक आपको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलने ही वाला है। उन पर्टिकुलर स्कीम्स में भी आप बाकी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वो डिपेंड करेगा अगेन आपने पिछले इन्वेस्टमेंट में कितना डाला था। लेकिन अगर आप इसको और डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो आप और ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स हमारी जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट, आप वो भी कंसिडर कर ही सकते हो। इन सबको मिलाकर अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं हुआ है तो फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो बाकी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो 10-15% आप ऐसी इन्वेस्टमेंट भी रख सकते हो जिनसे आप और रिस्क ले रहे हो, जैसे कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो जो भी, उसके बाद एनएफटीज कंसिडर कर सकते हो, या आप कुछ एंटीक ले सकते हो। तो ये थोड़ा आपके ऊपर होगा कि ये वाली इन्वेस्टमेंट आपको करनी है या नहीं करनी है, टोटली ऑप्शनल है। लेकिन इतना बोलूंगी कि ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो बच गया है आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर डन। एक और इन्वेस्टमेंट है जो मैं बोलूंगी कि सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है अगर आपका खुद का बिजनेस है, उसमें इन्वेस्ट करना। तो यहाँ ना मैं एक शार्क टैंक से छोटी सी क्लिप डालना चाहूंगी। मेरा जो फिलॉसफी है ना, every dollar I invest, I think I can make more money in Lenskart. But if I'm investing outside, it should solve a bigger problem. तो जैसे इन्होंने बोला, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप सबसे ज्यादा रिटर्न ले सकते हो। जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो आप किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इन जनरल, खैर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, लेकिन इन जनरल अगर आप बिजनेसमैन हो और आपको ग्रो करना है अपना बिजनेस, तो वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही जरूरी हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं स्क्रीन पे चल के। तो इस पर्सन का नाम है विष्णु, एज है 25, इनकम है 30,000, जिसमें से 18,000 खर्चे होते हैं सब कुछ मिला के, मतलब उसका डिजायर्स, नीड्स एंड ईएमआई वगैरह मिला, मतलब 12,000 रुपए बचते हैं। तो अब इस 12,000 में से वो कैसे इन्वेस्टमेंट करता है? सबसे पहले 1,000 रुपए जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस में और 2,000 हेल्थ इंश्योरेंस में। फिर वो स्टॉक मार्केट में 2,000 और 2,000 की एसआईपी करता है म्यूचुअल फंड्स में। उसके अलावा पीएफ में उसे कुल मिला के 2,000 रुपए महीने के जाते हैं, और गोल्ड में जो भी पूरे साल में खर्चा होता है या इन्वेस्टमेंट करता है वो उस हिसाब से महीने के 1,000 रुपए। अब उसके 10,000 लगने के बाद जो पैसे बचते हैं, उसके बाद रिस्क लिया है क्रिप्टो का, एंड इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में 30 to 40 इन्वेस्ट करके फिर एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट किया है। फिर अपनी पसंद की ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लेकर जो बचा है उसके बाद रिस्क लिया है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, एंड सेव 1,000 फॉर अदर एक्सपेंसेस। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, प्लीज डू नॉट कॉपी। एंड देन आपका आखिरी स्टेप है इवैल्यूएट। अपनी इन्वेस्टमेंट को बार बार चेक करते रहो, हर 6 महीने में रिविजिट करो, कुछ चेंजेस करने हैं तो करो। एक बार प्लान बनाकर या कहीं एक बार इन्वेस्ट करके उसको नहीं भूलना है, कीप रिविजिटिंग। और आपकी और मदद करने के लिए मैं लेकर आ रही हूँ कुछ कॉमन और कुछ अनकॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिनके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, रिस्क, रिटर्न और सब चीजें। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो लाइक और शेयर जरूर करना,